बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे, साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक भी कहेंगे। एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। और फ्राइडे आज आपको पता है जुम्मे का बाबरकत दिन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का मुझ समेत वीकेंड होता है। सो इस दिन मेरी एनर्जी बहुत अच्छी होती है क्योंकि मुझे पता होता है कल मेरी छुट्टी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वीकेंड्स के लिए आपने पूरे वीक में जो जो चीज़ें होती हैं आपने प्लान की होती हैं, आप उनको पूरा कर ले होते हैं, सैटरडे हो या संडे हो, या आपकी फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ आपकी सोशलाइजिंग वाला मामला भी होता है। सो आई अर्ज ऑल ऑफ़ यू कि आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकाला करें, चाहे वो वीकेंड है। बहुत सारे लोगों का सैटरडे ऑफ नहीं होता, लेकिन संडे को ज़रूर अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम आपने निकालना है, चाहे वो आपने सेल्फ ग्रूमिंग के लिए निकालना है, मी टाइम निकालना है, कुछ अच्छी सीरीज़ देखनी है, कोई ऐसा काम करना है जो आपको लगता है कि आप बहुत अरसे से जो आपको काम करना पसंद है वो नहीं करते हैं। सो आप वीकेंड पे या संडे के दिन ये ज़रूर करें। और सबसे बढ़कर अपनी फैमिली के टाइम साथ जो टाइम है वो बिल्कुल और बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। कल मैंने आपको सुबह एक अपडेट दी थी अपने लाइव से मुताबिक कि मेरे पास फ़ोन नहीं था, और कल पूरा दिन मेरे पास फ़ोन नहीं था, यानी मेरा फ़ोन नहीं काम कर रहा था। सो आई रियलाइज्ड कि हमारे पास अगर फ़ोन नहीं हो या गैजेट नहीं हो तो हमारी ज़िंदगी कितनी जो कह लेना यूज़लेस सी आपको समटाइम्स फील होती है। दो इट्स नॉट, लेकिन वो आपको होता है ना कि आपने हर वक्त फ़ोन पे देखना है, स्क्रॉल डाउन करना है, चीज़ों को देखना है, ख़बरें देखनी है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है। सो कल मैंने रियलाइज़ किया कि अगर फ़ोन ना हो तो हमारी ज़िंदगी में सुकून भी बहुत है, आपको बिल्कुल सुकून से रहते हैं, कोई आपको टेंशन नहीं होती इधर उधर की। बट स्टिल इट्स अ नेसेसिटी अगर इसको प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जो कि मैं नहीं करती हूँ, मैं ऐसे किसी को नसीहत क्यों करूँ। लेकिन आई होप आप तैयार हैं वीकेंड के लिए और आज के हमारे शो के लिए भी, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है। आपको पता है स्टार्ट में हम पॉलिटिकल डिस्कशन ज़रूर करते हैं, तो सियासी सूरत हाल की बात आपको हम बार बार या रोज़ की बुनियाद पर करते हैं कि सियासी सूरत हाल नाजरीन बदल तो जाती है, लेकिन कभी लगता है कि अच्छा है, कभी लगता है बुरा है, कभी अक्सर मुख्तलिफ होती है, और कभी ये लगता है कि कहानी वही है कि बस किरदार से बदल गए हैं, हालात वही रहते हैं और जो सूरत हाल है फॉर द टाइम बीइंग चेंज हो जाती है। कल हमने देखा 9 मई के हवाले से तो इसको प्राइम मिनिस्टर ने एक बगावत करार दिया और सवाल ये किया कि 9 मई के मुल्ज़िमान को अब तक सज़ाएं क्यों नहीं मिली हैं, जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि अदलिया में जो मुदाखलत है उसको रोकना वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी है। तो अब इसमें भी इबहम पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर एक जानिब सवाल उठा रहे हैं कि सज़ाएं क्यों नहीं मिली, दूसरी जानिब चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि अदलिया में मुदाखलत को रोकना प्राइम मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी है। सो ये इतनी एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ कर दी है, यानी कोई भी इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि सज़ाएं किसने देनी है, अदलिया में मुदाखलत कौन कर रहा है। ये सारे मामला जो हैं जो एक पॉलिटिकल केओस तो क्रिएट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे जो कह लें सवालात उठते हैं कि ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें हम उन इदारों या उन लोगों के बारे में क्यों सुन रहे हैं कि जिन्होंने इस मुल्क के सिस्टम को लेके चलना है, चाहे वो पार्लियामेंट है, हमारा जुडिशरी सिस्टम है, एवरीथिंग इज़ वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन सच ऑर्गेनाइजेशंस, इदारों के ऊपर। बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं हम इन सवालात को नज़रअंदाज कर देते हैं एज नेशन, क्योंकि हम अपने ही बेसिक मसलों में उलझे हुए हैं। आज हमने इसी पे बात करनी है। हमारे साथ इस सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ताहिर मलिक साहब भी मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो एक बगावत थी, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हमने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, उन्होंने कहा कि जब तक इन मुल्ज़िमान को सज़ाएं नहीं मिलेंगी मामला ख़त्म नहीं होगा। लेकिन दूसरी जानिब सज़ाएं अभी तक नहीं मिल सकी, तो वज़ीर आज़म साहब ने सवाल तो बिल्कुल दुरुस्त उठाया है, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब भी ये कहते हैं कि जी अदलिया में मुदाखलत नहीं रुकेगी या इसको रोकना वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी है। पहले तो बड़ा शुक्रिया जी इस शो में आपका बुलाने का। कभी कभार मैं आ जाता हूँ तो आपको भी खुश आमदीद, क्योंकि आप भी नई नई आई हैं। तो असल में सवाल आपका ज़रा टेक्निकल सा है। डेफिनेटली अगर वज़ीर आज़म कोई बात कहते हैं तो ही इज़ दी गवर्नमेंट, ही इज़ दी स्टेट, तो ये तो उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है। मगर 2-3 चीज़ें मैं आपसे अर्ज़ करता जाऊँ। अगर आपको याद हो कल जो तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे 2-3 चीज़ें बिल्कुल आया हो गई है। एक तो जब लास्ट डेज थे ये जो हमारी निगरान हुकूमत के, तो उन्होंने एक कोई इंक्वायरी की थी पंजाब हुकूमत में, मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था जी कि इसके ज़िम्मेदार जो है ना वो PTI की क़यादत है 9 मई की। तो अब ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आप कह लें, रियासत पाकिस्तान कह लें,
आज हमारी कैबिनेट ने ऑफिशियली उसकी अनाउंस कर दी है। वज़ीर जो आपके कानून है तारड़ साहब, उन्होंने कहा जी कि ये जो एक एविडेंस है ये अब सरकारी हो गया, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओन कर लिया है। तो अब आप समझ लें ये जो केसेस हैं हमारी जो अदालतों में केसेस हैं उसमें ये एक एविडेंस ऐड होगा, नंबर 1। नंबर 2 जो 9 मई के वाले से, क्योंकि आपका सवाल है उसी के आगे जा रहा हूँ, और ये भी कहीं ना कहीं इसकी भी निशानदेही हो रही है, ये बल्कि फीलिंग आ रही है कि ये हुकूमत बड़े थोड़े दिनों में ये मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी खबर भी है, थोड़ा सा आज उन्होंने इजहार भी किया है कि एक ऐसा कानून भी पास हो सकता है जिससे फ़ौजी अदालतें में ये 9 मई के मुकदमा चल सकते हैं। तो तीसरी बात जो है वो इसके साथ रिलेटेड वो ये है कि आज जो कल जो गुजर गया 9 मई, उस दिन जो तीनों फोर्सेस की जो पब्लिक जो प्रेस रिलीज थी वो बड़ी क्लियर थी कि 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको माफ़ी ना मिलनी चाहिए ना मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि जो रियासत और हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल क्लियर कल 9 मई को आ गया है और आप देखेंगे इस पर आपको सख्तियाँ नज़र आएंगी। और मेरी प्रेडिक्शन है, मेरा दिमाग कह रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है, मुझे नहीं लगता इमीडिएट दिनों में खान साहब आपको जेल से बाहर नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, इमीडिएट दिनों में अभी नज़र नहीं आएंगे खान साहब जेल से बाहर। DGISPR साहब की आपने बात की और उन्होंने कहा भी है कि अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाएगी तो ही माफ़ी मुमकिन है, जबकि बाकी सियासी जमातों का भी यही मौक़िफ़ है और इस पर मुत्तफ़िक भी हैं। क्या ऐसी कोई गुंजाइश या सूरत हाल हो सकती है कि ऐसी फोर्सेस जो मिल बैठ कर माफ़ी तलाफ़ी की तरफ मामलात को लेकर जाएं, जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो बिज़नेस कम्यूनिटी से मुलाकात की है और मशवरा भी उन्होंने उनको यही दिया था बिज़नेस कम्यूनिटी लिए कि अगर इंडिया के साथ हम मरासिम बेहतर करें और इमरान खान साहब के साथ हाथ मिलाया जाए तो ये सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है। लेकिन इन दोनों सूरतों को जो कह लें हतमी मराहल तक ले जाने के लिए भी बातचीत बड़ी ज़रूरी है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत के अंदर तो हमें नज़र नहीं आती है। देखें, जो सच्ची बात है, जो हक सच की बात है कि माशरे जो हैं वो डिवाइड होकर नहीं चलते। वो इमरान खान हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो। हमारा पहले भी बड़ा एक तलख तजर्बा रहा है मशरकी पाकिस्तान के वाले से कि हम पॉलिटिकली नहीं बैठे। हमसे मुराद है हमारी रियासत पाकिस्तान, हमारे पार्लियामेंटेरियन, हमारे लीडर्स, हमारी सियासी जमातें। तो मेरा लिए हमें सीखना चाहिए। मेरी ज़ाती राय में अल्टीमेटली मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल फोर्स है। मैं समझता हूँ इमरान खान पाकिस्तान का एक पॉपुलर लीडर है और मैं समझता हूँ इमरान खान की जो वॉइस है, जो पॉलिटिकल एंटिटी है, एज ए पर्सन आई डोंट लाइक PTI, ना मैं इमरान खान की सियासत से एग्री हूँ, ये मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है। मगर एज ए डेमोक्रेट मैं समझता हूँ कि आप इमरान को माइनस नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है और मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के ताकतवर इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत कोई रास्ता दें, कोई जायज़ रास्ता दें जिससे ये मामला जो है किसी टेबल पे आए। और क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है इस्तेकाम की। पाकिस्तान का जो असल दुश्मन है वो हमारी मईशत है, वो हमारी गुर्बत है, वो हमारी महंगी बिजली है, वो हमारे मसाइल हैं। हमारा 2.5 से 3 करोड़ तो बच्चा हमारा स्कूलों में नहीं जा रहा। तो इतने जिस मुल्क के दुश्मन हो, मेरा हाल है उसको ज़रूरी है वहाँ हुकूमत को पहल करनी चाहिए। ठीक है, इमरान खान गलत होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिन लोगों ने 9 मई किया उनको मैं माफ़ी की बात कर रहा हूँ। जो उन्होंने पाकिस्तान का कानून तोड़ा है, आप कानून के मुताबिक उस पर अमल दरामद करें। जिन्होंने जो इसके जिम्मेदार हैं उनको सज़ा दें, मगर इसको इज्तमाही कलर देना मैं समझ रहा हूँ मुनासिब नहीं है। इसको टोटल ये कॉन्सेप्ट कर देना कि ये PTI ने किया है, मैं समझता हूँ ये गलत है, ये पॉलिटिकली जायज़ नहीं है। जिसने भी किया है वो PTI है, वो पाकिस्तान के अंदर एक कानून तोड़ा है। पाकिस्तान की रियासत काबिल एहतराम है, पाकिस्तान की फ़ौज काबिल एहतराम है, पाकिस्तान के शोधा काबिल एहतराम है। जिसने उनकी तौहीन की है, जो कानून कहता है उसकी आप सज़ा दें। और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ हुकूमत को पहल करनी चाहिए और ऐसा रास्ता देना चाहिए जो जिससे बातचीत हो। सब ये अच्छी जो मैंने आपको बातें कर दी हैं, इसके बावजूद मैं आपको ये बता दूं मेरी इतलात है कि हुकूमत का इस तरह का कोई मूड नहीं है, कोई निगोशिएशन होती नज़र नहीं आ रही। ये तो आपने सब्ज़ बाग दिखाए हैं, उसके बाद आपने कहा है कि अच्छा जो काम है उनका इस हवाले से कोई मूड नहीं है। लेकिन दो के वी ऑल विश के ये जो हमारी रियासत है इसके अंदर पॉलिटिकल इकॉनमी के हवाले से स्टेबिलिटी आए तो इस अवाम को भी ज़ाहिर है कुछ रिलीफ की फ़िज़ा देखने को मिले। अदरवाइज़ हम तो इन झमेलों के अंदर ही फंसे हुए, बेसिक नेसेसिटीज़ को लेकर लोगों की बहुत ज़्यादा कंसर्न्स और चैलेंजेस हैं। अच्छा जी, PTI के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर लें। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से कल चूँकि उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें सदर आरिफ अलवी भी थे और साबिक सदर, तो उन्होंने इस हवाले से बात भी की कि उनको पार्टी से बिल्कुल बेदखल कर दिया गया और कहा गया कि जो बानी तहरीक इंसाफ है उनकी हिदायत के ऊपर ये किया गया। ये जो मामलात हमें ख़राब लग रहे हैं और पार्टी के अंदर ही एक दूसरे पे लफ्ज़ी गोलाबारी की जा रही है, ये अंदरूनी लड़ाई है या कोई और मामला है?
ये मरवत का किस्सा तो बड़ा एक मैं समझता हूँ पीटीआई की जो मैनेजमेंट है या जो मनसूबाबंदी है लीडरशिप को बड़ा वाज़े आपको एक्सप्लेन करता है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी में मुझे कोई शक नहीं है। ही इज़ सर्टनली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैन इन पाकिस्तान। आई एम टॉकिंग एज ए पॉलिटिशियन। मगर इमरान खान की जब वो जेल में नहीं थे तब भी और अब भी, और उनकी जो 25-26 साल सारी सियासत देख लें, आपको उनमें ऑर्गेनाइजेशन की कमी नज़र आएगी, मरदम शनासी की कमी नज़र आएगी, मैनेजमेंट की कमी नज़र आएगी। हाँ सब बड़े हाइपर टाइप्स मुझे बंदे लगते हैं कि एक मिनट में वो जिस तरह एक लड़की नहीं बड़ी कोई अपना अमीर आदमी गाड़ी में आए बड़े पैसे हों फ़ौरन उससे इंप्रेस हो जाती हैं, तो खान साहब बड़ी जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। वो बढ़ गया 2 दफ़ा उसने बढ़ लिया किया, वो टॉक शो का वो जनाब वो टिकटॉक का वो स्टार बन गया। तो हाँ की तो कमज़ोरी है सोशल मीडिया। कल की बात है, उमर अयूब का मैं बयान पढ़ रहा था कि ये मरवत हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहा है, इसने हमारे ख़िलाफ़ सऊदी अरब का बयान दिया, हमारे ताल्लुकात ख़राब कराए हैं, मतलब पीटीआई के और सऊदी अरब के। तो मेरी सिंपल गुजारिश यही है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, पहले हैं, आप पॉपुलर हैं, आप पाकिस्तान के लीडर हैं, आप पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, आप हैं, मगर आपकी को जिस चीज़ की कमी है वो है मरदम शनासी। आप किसी इंसान को पार्टी में इन करने से पहले, पॉपुलर करने से पहले जांचें परखें, अगर वो प्योर हो आपके मुताबिक हो तो उसको इन करें, नहीं तो आउट बाहर ही रहने दें। पहले आप बंदे को उठा देते हैं फिर एकदम खामोशी। ज़ाहिर है, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच ताहिर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इनके मुताबिक जी अगर तहरीक इंसाफ में किसी की भी शमूलियत होती है या उसको हीरो या स्टार बनाने या शेर बनाने से पहले इस बात की पहचान कर लेनी चाहिए कि वो इतना ये सारे मामलात को बेहतर तौर पर या बग़ैर किसी कंट्रोवर्सी के पार्टी का जो बयानिया उसको आगे लेके जा सकता है या नहीं। हमने मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर तज्ज़िया लिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, बल्कि इनफैक्ट बहुत सारी बात जिस पे करने की ज़रूरत है, लेकिन चूंकि शजरकारी को लेकर हमने पिछली हुकूमतों में भी देखा है और वैसे भी जब भी कोई स्टेट का नई जो इक़्तिदार को संभालते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होती है कि जी आपने शजरकारी या दरख्त लगाने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इसकी इम्पोर्टेंस या उस की जो कदर है उसका अभी तक उस तरह से अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है, चूँकि हमें पता है कि दरख्त जानदारों के लिए एक तोहफ़ा है कुदरत का बेशक, और ऐसे में हम सबको ऑक्सीजन के हवाले से जो हमारी ज़रूरत है उसको पूरा करना भी इन दरख्तों का काम है। लेकिन चूँकि अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें जब डेवलप होती हैं, शहर आते हैं, तो दरख्तों की जो कदर है या उनकी जो क्वांटिटी है या अमाउंट है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम सबको कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे चेंजेस फेस करने पड़े हैं जो क्लाइमेट के अंदर हम बार बार या रोज़ की बुनियाद पे कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कस करते हैं। आज हमने बात करनी है शजरकारी को लेकर, इसकी इंपॉर्टेंस को लेकर, दरख्तों के इंतखाब को लेकर कि कौन से ऐसे दरख्त हैं जिनको आपको लगाना चाहिए और आपको वेदर के हिसाब से भी, और ऑब्वियसली इसमें हमारी जो स्टेट है वो क्या कर रही है, वो अवेयरनेस को लेकर क्या इकदाम कर रही है, इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर PHA लाहौर मौजूद हैं जलील अहमद साहब, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ये जो हम शजरकारी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दुनिया भर में इसको बहुत इनकरेज भी किया जाता है, दो कि उनके शायद वो वाले मसाइल उस तरह से अभी नहीं है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है दरख्तों की कमी की वजह से या ना होने की वजह से। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट जो वर्ल्ड वाइड है और पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से बताइएगा। मैं सबसे पहले अपनी बात का आगाज़ करूँगा एक हदीस से। सही बुखारी में हदीस है कि अगर आपके हाथ में एक दरख्त है और आप एक दरख्त लगाते हैं और अगर उससे कोई इंसान, कोई जानवर या कोई परिंदा मुस्तफ़ीद होता है तो वो एक सदका जारी है। बेशक बेशक। तो इस्लाम हमें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है कि हमें दरख्तों पे और शजरकारी पर काम करना चाहिए। अब उसको अगर हम देखा जाए पाकिस्तान के हालात मुताबिक, तो पाकिस्तान में इस टाइम जो एक रिसर्च के मुताबिक जो इस टाइम हमारे पास दरख्तों का जो एरिया है वो तकरीबन 4 से 5% के करीब है। ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे इसको देखें, इस पे सर्वे करें, तो जो इंटरनेशनल रिसर्च कहती है कि किसी भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क या किसी भी एक अच्छे मुल्क जो जिसमें साफ़ माहौल होता है उसके लिए 25% कम अज़ कम उसके एरिए का वो जंगलात होना ज़रूरी हैं। अब पाकिस्तान में क्योंकि आबादी बहुत तेज़ी से फैल रही है और हम लोग अपने जंगलात को साफ़ कर करके अपनी कॉलोनियाँ और हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड ममालिक में, जैसे आपने देखा कि ये पिछले सीज़न में या पिछले कुछ अरसे से स्मॉग की वजह से ये लाहौर जो है
वो दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी डिक्लेयर हुआ। एब्सोल्युटली, या तो उसकी एक बहुत रीज़न जो है पाकिस्तान में दरख्तों की कमी है। और इसमें हम लोग जो दूसरी चीज़ मैं इसमें ज़रूरी बात ऐड करना चाहूँगा कि दरख्तों की कमी के साथ साथ हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने जो हमारे अपने लोकल दरख्त थे हम लोगों ने उसको डिस्करेज करके खूबसूरती के नाम पर और डिफरेंट ज़राए से मुख्तलिफ ममालिक से दरख्तों को इम्पोर्ट कर करके लाहौर में लगाया बिल्कुल ठीक। या पाकिस्तान में लगाया। उसका नुकसान ये हुआ कि हमारे अपने जो पाकिस्तान में या लाहौर में या मकामी पंजाब दरख्त में है। जो दरख्त थे वो नायाब होते जा रहे हैं। और उसके जो दूसरे इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे माशरे के साथ साथ हमारे जो इर्द गिर्द के परिंदे थे, हमारे जानवर थे, हमारी शहद की मक्खियाँ थीं, उन पर भी उसके असरात हुए। जाहिर है जब एक जो सूटेबल एनवायरनमेंट उनको नहीं मिल रहा, जो उनकी जिसमें वो हैबिटेट है बेसिकली उनका, वो उनको नहीं मिल रहा, तो वो सफ़र तो करेंगे। बिल्कुल। या। हमारे 430 हमारे पाकिस्तान के या सब कह लें कि सब कॉन्टिनेंट और ये जो इंडो पाकिस्तान है 430 ऐसी दरख्तों की वैरायटीज़ हैं जो कि हम खुद यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा, 430 के करीब ऐसी वैरायटीज़ हैं। और हम लोगों ने उसकी बजाय हम लोगों ने यहाँ पर मुख्तलिफ इम्पोर्टेड प्लांट्स को जो है ना वो इनकरेज किया। उसके बड़े जो है ना नुकसानात हुए पाकिस्तान में। अब जो हम लोग गवर्नमेंट इस पे ये काम कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो हमारे जो लोकल ट्रीज़ हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उनका एक बायोडेटा बनाने के बाद हम लोग उन ट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमें हुक्म मिला है कि हमने अगले 5 साल में 5 करोड़ दरख्त जो हैं वो लाहौर में लगाने हैं। ठीक है। और वो सब के सब जो दरख्त हैं वो पाकिस्तान के लोकल ट्रीज़ होंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर नीम है, बकैन है, जामन है, आम है। ये वो दरख्त हैं जो ना सिर्फ हमारी बका के लिए ज़रूरी हैं लेकिन इसके अलावा हम लोगों को फूड चेन में भी हेल्प करती है। हमारे फ्रूट्स, पता है आपको, जैसे आज से कुछ 100 साल पहले जब मेडिसिन्स का नहीं था कंसेप्ट इतना, तो सब इलाज जो है वो या तो फलों से होता था या वेजिटेबल से या मेडिसिन से। मेडिसिन से अच्छा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ। ये तो आप वो वाले पौधों या दरख्तों की बात कर रहे हैं जो शायद हम किसी पर्पस के तहत, जैसे आपने खुद कहा कि अनार का दरख्त है या आम का दरख्त है या हम ऑलिव्स की बात करें, लेकिन नॉर्मली मैंने ये प्रैक्टिस भी देखी है कि लोगों के घरों में भी जब वो दरख्त या प्लांटेशन करते हैं तो उनका रुझान इस तरह का नहीं होता। वो भी खूबसूरती को ज़्यादा मद्देनज़र रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग नहीं हैं जो किचन गार्डनिंग के कॉन्सेप्ट को जानते हैं और उस पर करते हैं। बट अब लोगों ने अगर घरों में प्लांटेशन भी करनी है, दो के थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके आप एक बड़ा पैमाने पर उस चीज़ को लेके जा सकते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा, उसमें मैं आपको दूसरी बात बता रहा था। एक होते हैं हमारे फलदार, दूसरे होते हैं हमारे खूबसूरत वाले दरख्त। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की अपनी इन्वायरमेंट मुताबिक हमारे ऐसे ट्रीज़ हैं जो कि इतने खूबसूरत फ्लावर देते हैं। जैसे एक हमारे यहाँ पर बहुत मशहूर ट्री है अमलतास के नाम से। अमलतास, उसको आप इंग्लिश ज़ुबान में हम लोग उसको गोल्डन शावर भी कहते हैं। जब उसकी फ्लावरिंग होती है येलो कलर की तो आप उसको देखिए वो बिल्कुल फ्लावर से भरा होता है। इसके अलावा एक बहुत खूबसूरत प्लांट पाकिस्तान में और है तबूबिया के नाम से। तबूबिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और इसको अगर आप लगाएं तो इसमें 2-3 तरह के शेड्स हैं फ्लावर्स के। इसमें पिंक शेड है, इसमें पर्पल है, इसमें येलो शेड है। तो इसको आप लगा के बहुत खूबसूरत अपने घरों में एवरग्रीन। फिर इसके अलावा एक मैग्नोलिया ट्री है, उसकी इतनी खूबसूरत खुशबू होती है, आप उसको लगाएं। अच्छा, अभी आप अब चूंकि आपके इदारे के हवाले से बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर को आप देखते भी हैं, पीएचए बहुत खूबसूरती में इजाफा भी कर रहा है, बट स्टिल मैं जानना चाहूँगी कि जो दरख्त आप लोग लगाते हैं या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लगाता है, आप ये किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं? या ये सिर्फ खूबसूरती को लेके चलते हैं या इसका कोई हमारी इन्वायरमेंट के अंदर रोल भी? दो के दरख्त कहीं ना कहीं रोल तो प्ले करते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर आप जो प्लांटेशन करते हैं उसका क्या इम्पैक्ट आता है? अच्छा, बेसिकली हम पीएचए जो है काम करते हैं, हम लोग बेसिकली हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट बेसिकली अगर आप प्लांट्स लगाएं और बेशक आप फ्रूट ट्रीज ही लगाएं लेकिन किसी पैटर्न से लगाएं, किसी एवेन्यू बना के लगाएं तो उसकी अपनी खूबसूरती है। जैसे आप एक पूरा एवेन्यू लगा सकते हैं गोल्डन शावर का, पूरा एवेन्यू लगा सकते हैं तबूबिया का। जैसे अगर आप जेल रोड पर ट्रैवल करें तो जेल रोड पे आप देखें हमारे पास पूरा एक एवेन्यू लगा हुआ है अशोक का। ठीक है। इसी तरह अगर आप ट्रैवल करें माल रोड पे तो वहाँ पिपल और एलिस्टोनिया का पूरा एवेन्यूज़ लगे हुए हैं। इसी तरह हम लोगों ने डिफरेंट लाहौर को डिवाइड किया है एवेन्यू वाइज। हम लोग कोशिश करते हैं कि खूबसूरती के साथ साथ वो जो एक लैंडस्केप प्रिंसिपल्स है, बैलेंस, रिदम, उसको भी मद्देनजर रखें ताकि खूबसूरती के साथ साथ वो जो लोकल ट्रीज हैं वो प्रमोट भी हों और वो खूबसूरत भी लगे। ठीक है। इन द एंड चूँकि मेरे पास लास्ट मिनट में चाहूँगी पब्लिक को आप कोई भी मैसेज देना चाहें फॉर प्लांटेशन की, क्या चीज़ें करनी चाहिए घरों के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे, क्या प्रैक्टिस की जा सकती है? इसमें मैं कहूँगा कि हमारे जो अपने
लोकल ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करना चाहिए हमें। और दूसरी चीज़, मैं आपने जैसे पहले जिक्र किया किचन गार्डनिंग, मैं इसको ज़रूर फोकस करना चाहूँगा। पाकिस्तान में इस टाइम एक बहुत बड़ा मसला, जो दो मसले हैं बल्कि, फूड सिक्योरिटी, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से लोगों ने इतनी ज़्यादा सब्जियाँ महंगी हो गई, तो हम लोग अपने घरों में, जिनके पास घरों में लॉन है वो किचन गार्डनिंग करें, और जिनके पास लॉन नहीं है वो अपनी छतों पर रूफ टॉप गार्डनिंग कर सकते हैं, किसी कंटेनर में रख के वेजिटेबल्स। उससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपको साफ़ सुथरी घर की वेजिटेबल, ऑर्गेनिक वेजिटेबल मिलेगी, और दूसरा आपकी जान छूट जाएगी कि महंगी सब्जियां लेने से, जो बाज़ारों से इतनी महंगी। और दूसरी चीज़, पाकिस्तान ख़ासतौर पर लाहौर में क्योंकि ज़रूरी ज़मीन रह नहीं गई, पानी की शदीद कमी है, पानी की कमी की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे फार्मर्स, ये जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, वो ड्रेन्स का पानी लगा रहे हैं सब्जियों को। अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि किचन गार्डनिंग के ऊपर भी मैं एक कोई सेगमेंट करूँ प्रॉपर्ली, और लोगों को पता हो कि किचन गार्डनिंग के कितने सारे फ़वाइद हैं। दो के थैंक यू वेरी मच जलील साहब, बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमने प्लांटेशन के हवाले से बात की कि कितना ज़रूरी है दरख्त लगाना, और जो हमारी मकामी पौधे हैं या दरख्त हैं उनकी प्लांटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे वो उनकी सस्टेनेबिलिटी भी होती है, आपको अवेयरनेस भी होती है, और ज़ाहिर उनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन भी होता है हमारी एनवायरनमेंट के अंदर। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जनाब, वैसे तो मैं फिजी ड्रिंक्स ना खुद पीती हूँ ना मैं रिकमेंड करती हूँ, बट आज हम आपको ऐसी ड्रिंक के हवाले से बताने वाले हैं, ऐसे सोडा जो आजकल वैसे हमेशा से पाकिस्तानी अवाम का पसंदीदा मशरूब रहा है, और हम कोल्ड ड्रिंक्स हर मौके के ऊपर ज़रूर पीते हैं, चाहे वो खाना है। और हमारी एक लॉजिक है कि खाना कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेस्ट हो जाता है, और ये लॉजिक क्यों है ये मुझे आज तक समझ नहीं आई, मुझे क्या इनफैक्ट डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आई, बट स्टिल आज हम आपको एक पुराने जो कोल्ड ड्रिंक या सोडा के हवाले से बताने वाले हैं, वो है पेशावर का ताज सोडा, जो 1936 से जो लोगों को कह लें पसंद भी है, लोग इसे पसंद भी करते हैं, पीते भी है। सो इस हवाले से हमने सोचा कि सबसे पुराने जो फिजी ड्रिंक है और जो बनी थी पहली दफ़ा, उस हवाले से आपको बताएं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त पेशावर के इंतहाई तारीखी मकाम किस्सा ख्वानी बाज़ार में मौजूद हूँ, और किस्सा ख्वानी बाज़ार में भी एक तारीखी जगह जिसका नाम ताज सोडा है। ताज सोडा इतना मशहूर है कि वो सिर्फ पेशावर में नहीं बल्कि पूरे सूबे और पूरे मुल्क में इसको जाना जाता है। बड़ी तारीखी जगह है, यहाँ पर सोडा वाटर जो है उसकी वजह से ये मशहूर हुआ। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं कि ये इतनी तारीखी जगह है कि ये आज़ादी से कबल भी यहाँ पे ये इस्टेब्लिश थी, और फिर उसके बाद इसने अपना जो मयार बरकरार रखा वो अभी तक कायम है उसी तरह। और तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर 3 नस्लें इस जायके को चख चुकी हैं, और अब भी लोग यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से आते हैं। जब पेशावर आते हैं तो ताज सोडा का रुख ज़रूर करते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मकबूलियत इतनी ज़्यादा कैसे है, और क्यों अभी तक लोग इसे भूल नहीं पा रहे। हमारे साथ यहाँ पर एक जवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसी जगह है कि तकरीबन यहाँ पे 2-3 नस्लें जो हैं वो चल चुकी हैं इस काम को भी चलाते हुए, और यहाँ पे आके यहाँ का जायका चखते हुए भी। क्या नाम है मेरे भाई? मेरा नाम वकास हुसैन जी। वकास, आप यहाँ पे एज ए क्या काम? मैं ओनर हूँ जी। ओनर। अच्छा, आप ओनर जी हैं। जी। तो फिर आप ये भी हमें बता सकते हैं कि इस जगह की असल तारीख क्या है, इसको शुरू करने वाले कौन हैं, और आपका उनके साथ क्या रिश्ता था? असल में ये मेरे दादा ने 1936 में स्टार्ट किया था पाकिस्तान बनने से पहले। उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी हमारे वालिद साहब इसको लेकर चलते रहे हैं। अब हम तीसरी जनरेशन जो है इसको लेकर कंटिन्यू किया हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं ख़ुद यहाँ इसी तारीख़ी इलाके में मेरी पैदाइश भी है, कि साख्वानी बाज़ार से मुंसलिक ढक्की नालबंदी। तो यहाँ पे बचपन गुज़रा इस सारी जगहों को देखते हुए। अब तो आबादी की वजह से और बिल्डिंगें बन जाने की वजह से कमर्शल हो गई है जगह, लेकिन ये पेशावर की वो जगह है जहाँ पे लोग सिर्फ इस जगह को एंजॉय करने के लिए आया करते थे, और फिर यहाँ पे ताज सोडा का भी रुख करते थे। अच्छा वकास भाई, ये बताएं कि आप लोगों के बारे में लोगों का आम ख्याल ये है कि आप लोगों का मयार नहीं बदला, इस का जायका नहीं बदला, तो उसको कंटिन्यू कैसे रखा है जबकि हर चीज़ को जिद्दत ने जो है वो अपना शिकार बनाया है? बस हम लोग कोशिश यही करते हैं कि सही से सही चीज़ इस्तेमाल करें। प्योर फूड अथॉरिटी के हिसाब से जो चीज़ ठीक है वो यूज़ करें। अच्छे केमिकल्स यूज़ करते हैं, चीनी में बनाते हैं। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का एतमाद भी है, लोग आते हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 90 साल होने वाले हैं, लोग आ रहे हैं। मतलब आपके पास तो कारीगर भी फिर काफ़ी टाइम के होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास 25-30 साल पुराने कारीगर हैं, तो वही हैं। अच्छा वकास भाई, मैं देख सकता हूँ कि आजकल अगर आप
आम तौर पे बाहर भी निकलें तो सोडे का जो एक गिलास है वो तकरीबन कोई 150 है, कोई 200, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस की जाती हैं। मिंट सोडा अलग है, आपके पास भी मुख्तलिफ़ वैरायटी यहाँ पर है, लेकिन कीमत मैं देख सकता हूँ कि बाज़ार से काफ़ी कम है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है, लोग रेट गिराते हैं, चीज़ नाकिस बनाते हैं, हम लोग चीज़ प्योर बनाते हैं। रेट अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा है, तो अल्लाह की मखलूक के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। बस जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रिज़्क देता है, बीच में बचता है, तो बस क्या ज़रूरत है ज़्यादा होकर। वकास भाई ये भी बताइएगा कि यहाँ पे जब पहली मर्तबा इसको जब इस्टेब्लिश किया गया, कुछ आपको इल्म है कि उस वक्त क्या कीमत थी और कौन कौन सी वैरायटी रखी गई थी, या सिर्फ उस वक्त सोडा था, ये दूध सोडा वगैरह, और ये जो फ्लेवर्स हैं ये बाद में आप लोगों ने? नहीं, उस टाइम तो फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा थे, तकरीबन 20-22 फ्लेवर थे। तो उसमें रसबेरी था, विमटो था, बनाना था, मिल्क शेक था, जिंजर था, बहुत फ्लेवर से। बस फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर पेप्सी जब आई, तो उसके बाद हम लोगों ने, वालिद साहब कहते हैं कि फिर हमने बाकी फ्लेवर्स कम करके जो है, तो फिर उसका मुकाबले के लिए जो है, तो हम लोगों ने बस सिर्फ लिमिटेड 3-4 फ्लेवर्स रख लिए थे। तो अब इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं दोबारा इसको आहिस्ता आहिस्ता फ्लेवर्स को ज़्यादा बढ़ाने की। और इसकी कीमत क्या थी उस वक्त? उस टाइम तो 1 पैसा, 2 पैसे, 1.25 पैसे, उस टाइम तो ये रेट था। दूध छोड़ा शायद उस टाइम 8 आने का होगा या इस तरह। मेरे पास पुराना बोर्ड की मैंने रखा था, मुझे याद नहीं है, उस पर कीमत लिखी हुई है पुराने बोर्ड पे अभी भी। ठीक ठीक। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जिस वक्त पैसों में यहाँ पे ये चीज़ जो है लोग आते थे, सोडा इंजॉय करते थे मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स में। अब रुपयों की बात आ गई है, लेकिन इस दौर में भी इनकी जो हाई प्राइस में देख सकता हूँ इस लिस्ट में दूध सोडा की, वो 80 रुपये है। और लोगों की जो ख्वाहिश है वो यही है कि जब वो पेशावर आएँ तो वो ताज सोडा ज़रूर आएँ यहाँ का जायका चखने के लिए। और जैसा मैंने आपको कहा कि तकरीबन 3 नस्लें यहाँ इस जगह पे इसका जायका चख चुकी हैं, और अभी भी लोग आते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं। बड़ी पुरानी जगह है, यहाँ से बड़े लोगों की यादें वाबस्ता हैं। बड़े लोग वो यादें ताज़ा करने के लिए भी अपने दोस्तों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने प्यारों के साथ यहाँ पर आते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। जी, अगर आप पेशावर जाएं तो ताज सोडा ज़रूर ट्राई करें। चलें जनाब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जनाब। क्रिकेट की बात करेंगे, प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। आपको पता है हमने जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ है उसके बाद अब हम डिस्कशन कर रहे थे कि अब आइंदा जो आने वाले दिनों में, आज से चूँकि आयरलैंड के साथ पाकिस्तान की सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, और इस सीरीज़ से क्या एक्सपेक्टेशंस है। 2 के वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम के पास तैयारी का ये मौका है। ऑब्वियसली 2 सीरीज़ हैं, सो इस पर हम तज्जिया ले लेते हैं। और हमारे साथ आज स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं, जब फैक्ट्स एंड फिगर या स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे जहन में मज़र अरशद का आता है। तो मज़र, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मज़र, अब हम एक्साइटेड हों, नर्वस हों, क्योंकि पाकिस्तानी टीम अब चूँकि स्क्वाड तरतीब दे दिया गया है और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि यही स्क्वाड आगे वर्ल्ड कप में भी जाएगा। और पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को लेके वी शुड एक्सपेक्ट गुड, बट टेल अस अबाउट योर ओपिनियन कि कैसा आपको लग रहा है कि स्क्वाड कंप्लीट है कि आज जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है उसके बाद फर्दर दोनों सीरीज़ वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए रोल प्ले करेंगी? बिल्कुल रोल प्ले करेंगी, और आई थिंक कि अभी भी कुछ चेंजेस हो सकती हैं। वैसे तो मोस्टली जो टीम्स हैं उन्होंने अपने स्क्वाड्स T20 वर्ल्ड कप के हवाले से अनाउंस कर दी हैं। पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज टीम्स, वन ऑफ वेरी फ्यू टीम्स जिन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया। आईसीसी को सबमिट कर दिया है, लेकिन क्योंकि 25 मई से पहले जो है वो चेंजेस हो सकती हैं। और अभी पाकिस्तान को 3 आयरलैंड के साथ मैचेस खेलने हैं, और फिर जो पहला मैच होगा इंग्लैंड में 22 मई को, उसके बाद आई थिंक पाकिस्तान कुछ चेंजेस करेगा। तो कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके लिए कि ये वाली जो सीरीज है वो एक टेस्टिंग ग्राउंड होगा कि अगर आप यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो देन यू विल गो टू द वर्ल्ड कप। और अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करता इन 3 मैचेस में, और एक जो पहला मैच है इंग्लैंड वाला, तो वो टीम से जो है ड्रॉप भी हो सकता है। ड्रॉप भी हो सकता है। और मज़र, आपने ख़ुद भी कहा कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज टीम्स, क्यों 2 के सारी टीम्स अपने स्क्वाड्स ऐलान कर दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पास्ट में भी हमारा ये रहा है मसला कि हम वर्ल्ड कप्स या ऐसे को बड़े टूर्नामेंट से पहले एंड मोमेंट तक टीम के अंदर चेंजेस करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक जो मोमेंटम होता है या टीम से जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी देखने वाले या क्रिकेट लवर्स भी बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। सो ये वाला जो फैक्टर है ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान देता है। डू यू अग्री? बिल्कुल, आई थिंक कि अगर अनसर्टेनिटी होगी तो उसमें कई प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस खराब हो सकता है, क्योंकि आपकी जो टीम है अगर 15 प्लेयर्स हैं तो उसमें से 7-8 ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि
जिनका कि सबको पता होता है कि ये टीम के अंदर होंगे, यानी कि हु पिक देमसेल्व्स, जिनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस होती हैं। बाकी जो 5-6 प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा जो है वो 50-50 ही होते हैं कि उनकी परफॉर्मेंसेस पे कुछ डाउट्स हो सकते हैं। तो अगर आप मजीद जो है वो एक इस तरह का मतलब कि सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसमें कि प्लेयर को ये ना पता हो कि क्या वो वर्ल्ड कप में जाएगा या नहीं। अभी जिस तरह फॉर एग्जांपल उस्मान खान है, वो पीएसएल में परफॉर्म कर आए हैं, आपने उनको न्यूजीलैंड सीरीज खिलाई, बट उनको अभी इस चीज का आइडिया नहीं है कि वो वर्ल्ड कप में जाएंगे नहीं। इवन टू एन एक्सटेंड समबडी लाइक फखर जमान, जो कि आपके सेटअप का पिछले कोई 6-7 साल से हिस्सा है, उनको भी ये अभी तक कंफर्म नहीं होगा कि वो वर्ल्ड कप में जाते हैं कि नहीं। तो आई थिंक के बेहतर तो यही है कि आपके स्क्वाड के ऊपर एक क्लैरिटी हो। एक या दो प्लेयर्स के ऊपर आप चेंजेस कर सकते हैं, वो भी अगेन अगर कोई इंजरी हो जाए या कोई और इस तरह की सिचुएशन हो जाए। बट आई थिंक इतना डिले करना स्क्वाड का ये जो है ना, वो प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो किसी हद तक उसको शैटर कर सकता है। डेफिनेटली शटर कर सकता है। आज पहला मैच है, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस क्या है? पाकिस्तानी टीम तैयार आपको लग रही है? स्क्वाड की ओवरऑल परफॉर्मेंस, जो प्रैक्टिस हमने देखी है, और न्यूजीलैंड से जो सीरीज में हमारी परफॉर्मेंस रही है दो। देखिए तैयार तो बिल्कुल है, और जो पाकिस्तान के प्लेयर, पाकिस्तान के कैंप में जो कुछ फिटनेस कंसर्न्स थे इन द न्यूजीलैंड सीरीज, जिस तरह मोहम्मद रिजवान ने कुछ मैचेस मिस किए, हारिस रऊफ ने मैचेस मिस किए, आजम खान ने मैचेस मिस किए, तो अभी जो सुनने में आया वो ये है कि तमाम जो प्लेयर्स हैं वो फिट हैं और अवेलेबल हैं। तो आई थिंक के जिस तरह रिजवान ने कुछ मैचेस नहीं खेले थे वो हमें दोबारा एक्शन में दिखाई देंगे। हारिस रऊफ के ऊपर पता नहीं है कि पाकिस्तान कितना जो है वो वेट करता है मजीद, और आजम खान भी आई थिंक खेलेंगे। तो अब आई थिंक वो स्टेज आ गई है कि पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी कि आपकी बेस्ट 11 कौन सी है। तो आयरलैंड को उनकी होम कंडीशंस में लाइटली नहीं लिया जा सकता, इवन दो कि 15 साल के बाद पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान कोई T20 इंटरनेशनल मैच हो रहा है, बट वो अपनी होम कंडीशन, इवन जो टेस्ट मैच भी था 2018 में पाकिस्तान आयरलैंड का, वो ऑलमोस्ट आयरलैंड जो है इस पोजीशन में आ गया था कि वो जीत सकते थे। उनकी हिस्ट्री का पहला टेस्ट मैच था, उसमें कैच ड्रॉप हो गया था लास्ट डे के ऊपर बाबर आजम का, एंड देन पाकिस्तान वो मैच जीत गया। तो आई थिंक उनकी होम कंडीशंस में आप आयरलैंड को इजी नहीं ले सकते। यानी आप बिल्कुल इजी नहीं ले सकते, क्योंकि दो हम मैचेस वर्ल्ड कप के लिए बहुत सारे प्लेयर्स के लिए भी मज़ा ये कहीं ना कहीं टेस्ट होगा कि उन्होंने अपनी टीम में जो प्रेजेंस है, शमूलियत है, उसको जस्टिफाई करना है, ताकि आइंदा वर्ल्ड कप के लिए दो के जो डाउटफुल सिचुएशन आती है समटाइम्स वो भी क्लियर हो उनके लिए, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। और आप अगर मतलब कि ऊपर से भी देख लें तो बाबर और रिजवान ठीक है, वो परमानेंट मेंबर्स हैं इस टीम के, लेकिन साइम की जिस तरह परफॉर्मेंस चल रही है, आई एम श्योर कि उनकी परफॉर्मेंस पे भी अब बात होगी। देन उस्मान खान है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात होगी। फखर जमान है, उनका बैटिंग ऑर्डर अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा। आजम खान है, अगेन उनकी भी अभी तक परफॉर्मेंसेस नहीं है। तो आपकी इस टीम के अंदर कोई 6-7 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके के ऊपर आई थिंक कहीं ना कहीं बात होगी, और ये सीरीज उन सब प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो वो आगे जाएंगे। देन पाकिस्तान इमाद वसीम को अभी लेकर आया टीम में फॉर द वर्ल्ड कप, बट आयरलैंड में नॉर्मली बॉल स्पिन या टर्न नहीं होता और सीम बॉलिंग में कंडीशंस होती हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इमाद वसीम खेलते हैं। या ठीक है, सॉरी मज़र, टाइम इट वाज शॉर्ट, हमें एक लाइव कट की वजह से आपका टाइम थोड़ा कम हो गया, बट थैंक यू सो मच, इट वाज सो काइंड ऑफ यू कि आपको हमने थोड़ा वेट भी कराया। बट मज़र अरशद हमारे साथ मौजूद थे और हम आपको दोबारा भी तकलीफ देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी, क्रिकेट पे हमने तजिया लिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब मंडे को। कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।